अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम फिटल सर्कुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फिटल सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो बाकी सर्कुलेशन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अगर किसी को नॉर्मल हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है और इसके अलावा जो कोरोनरी सर्कुलेशन है ये सही तरह से आते हो तो फिर उसको फिटल सर्कुलेशन बिल्कुल ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल एडल्ट लोग होते हैं उसकी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जब हमारे बॉडी में लेफ्ट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। और इसके बाद जब हार्ट की कंट्रैक्शन हो जाती है तो फिर वो राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। और वहाँ पर जब उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन रिच बन जाता है, तो इसके बाद फिर वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से हो लेकर जो लेफ़्ट वेंट्रिकल तक, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से लेकर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जाता है ब्लड और उसकी सर्कुलेशन हो जाती है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और उसके बाद फिर लेफ़्ट एट्रियम में और फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल तक। तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जब ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जब इससे ब्लड हार्ट की कंट्रैक्शन हो जाती है और एयोर्टा के ज़रिए जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसको फिर हम और फिर वापस अपने जो राइट सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है उसमें आ जाता है। तो इसको हम फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब फिटल सर्कुलेशन हम उस सर्कुलेशन को कहते हैं जब बेबी माँ के पेट के अंदर होता है, उसकी अभी तक बर्थ नहीं हुई और वो जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के साथ अटैच है, तो उसको हम फिटल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब जो बेबी होता है वो माँ के पेट के अंदर होता है, उसमें लंग्स जो है वो काम नहीं करते, तो फिर उसके बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, उसके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, वो कैसे डेवलप करता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम जो नॉर्मल एनाटॉमी है हम वही पढ़ेंगे। उसके बाद जो कुछ डिसऑर्डर है जो कि कंजेनिटल डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं, वो भी बाय बर्थ जो प्रेजेंट होते हैं वो भी हम थोड़ा बहुत टच करेंगे। जो नॉर्मल प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के साथ अटैच होता है। प्लेसेंटा में से दो आर्टरी और एक वेन निकलता है जिसको हम अम्बिलिकल कार्ड भी कहते हैं। अम्बिलिकल कार्ड से एंटर होकर ये अंदर की तरफ एक आर्टरी बन जाता है। ये जो है ये आर्टरी है और दो अम्बिलिकल आर्टरी है और ये अम्बिलिकल वेन है। जब प्लेसेंटा में वेन को ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पर अपोजिट है, वेन में जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन जो फिटस है उस सर्कुलेशन में इसके अपोजिट होता है, वेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और जबकि आर्टरी में ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। जब गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, मतलब जो माँ के पेट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लेसेंटा के ज़रिए अम्बिलिकल वेन में आती है थ्रू फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन या एक्टिव डिफ्यूजन। मतलब इन दोनों में से डिफ्यूजन के ज़रिए जब न्यूट्रिएंट्स है वो अम्बिलिकल वेन में आती है और फिर अम्बिलिकल वेन के ज़रिए ये लीवर में आता है। लीवर में जब आता है इसके बाद लीवर से जो सर्कुलेशन होती है इन्फीरियर वेना केवा तक, और जो पोर्टल सर्कुलेशन है जब ये वेन और इन्फीरियर वेना केवा के साथ अटैच होती है वहाँ पर इसको एक फोरामेन बनता है जिसको हम डक्टिस वेनोसिस कहते हैं। उसके बाद जब ये ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है। जब ये राइट एट्रियम में आता है तो जब हार्ट की कंट्रैक्शन हो जाती है तो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक फोरामेन होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। ये जो है मैं इसको डॉक्टर कर देता हूँ, ये फोरामेन ओवेल है। जब हार्ट की कंट्रैक्शन हो जाती है दोबारा तो फिर वन थर्ड जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है तो फोरामेन ओवेल के ज़रिए, और बाकी जो ब्लड होता है वो
राइट वेंट्रिकल में आता है। और जब फिर दोबारा हार्ट की कंट्रैक्शन हो जाती है तो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए लंग्स में जाता है। लेकिन लंग्स में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, क्योंकि बेबी जो है वो माँ के पेट के अंदर है, उसको ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा होता, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। और वहाँ पर जो अल्वीयोली होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, मतलब वहाँ पर अभी गैस एक्सचेंज नहीं होता, वहाँ पर गैसेस नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है तो फिर ब्लड वहाँ पर नहीं जाता, और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से पल्मोनरी वेन में ब्लड नहीं जाता, जाता भी है लेकिन थोड़ा बहुत जाता है। और जब ये हार्ट की राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो जाती है तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से ये जो पल्मोनरी वेन है ये एओर्टा के साथ अटैच हुआ होता है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो वो एओर्टा के ज़रिए जाता है, लेकिन फिटल सर्कुलेशन में जो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल होता है उससे जो पल्मोनरी वेन में ब्लड जाता है वो एओर्टा के साथ एक फोरामेन बनाता है, मतलब जिसको हम फोरामेन आर्टरियोसिस कहते हैं। एओर्टा और पल्मोनरी वेन के दरमियान जो फोरामेन होता है उसको हम डक्टिस आर्टरियोसिस कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये फोरामेन होता है। और फिर जो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड होता है वो एओर्टा के ज़रिए पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एओर्टा है, इसके ज़रिए फिर पूरे बॉडी को मिलता है। फिर एओर्टा के ज़रिए जो बॉडी के अपर पार्ट से को भी मिलता है और लोअर पार्ट्स को भी मिलता है। जब ये लोअर पार्ट्स को भी मिलता है तो ये फिर अम्बिलिकल आर्टरीज के पहले जो नॉर्मल बॉडी के आर्टरीज होते हैं उसको मिलती है, और इसके अलावा इनमें अम्बिलिकल आर्टरीज में आती है, और अम्बिलिकल आर्टरीज के ज़रिए फिर ये वापस प्लेसेंटा में आता है, और इसके जो वेस्ट मटेरियल है वो माँ के ब्लड के सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। ये था नॉर्मल फिटल सर्कुलेशन। अब हम पढ़ते हैं कि आफ्टर बर्थ बेबी के जो हार्ट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब बेबी डिलीवर कर जाता है उसकी मतलब जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, जब वो फर्स्ट सांस लेता है, मतलब जब वो पहली रेस्पिरेशन करता है तो हार्ट जो लंग्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल वो छोटा होता है लेकिन वो बढ़ जाता है, और वहाँ पर फ्लूइड की जगह एयर आ जाता है। जब फ्लूइड की जगह एयर आ जाता है जो पल्मोनरी वेन में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। पल्मोनरी वेन की रेजिस्टेंस की कम होने की वजह से यहाँ पर जो डक्टिस आर्टरियोरिस है वो छोटा बन जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली जो बेबी के ब्लड में ऑक्सीजन का मकदार 80% होता है, लेकिन जब वो फर्स्ट सांस अटेम्प्ट करता है, मतलब पहली सांस ले लेता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो 95% होती है। और ये जो डक्टिस आर्टरियोरिस है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टुवर्ड दी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये डक्टिस आर्टरियोरिस है वो बंद होने, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन जाती है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा ये जो डक्टिस आर्टरियोरिस है ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो नॉर्मली यहाँ के डक्टिस आर्टरियोरिस के जो सेल होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के भी सेंसिटिव होते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो ये पेटेंट रहता है, मतलब खुला रहता है। जब बेबी डिलीवर कर जाता है तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, और सिक्रीशन कम होने की वजह से वो फिर बंद हो जाता है। तो ये था नॉर्मल सर्कुलेशन। कंजेनिटल डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं जो बेबी पैदा हुआ और उसके हार्ट में जो एबनॉर्मलिटीज़ थे तो इसको हम कंजेनिटल डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ की वजह से उसमें डिसऑर्डर काज नहीं हुए। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पेटेंट डक्टिस आर्टरियोरिस, जिसको हम PDA भी कहते हैं। इसमें जो बेबी होता है उसका जो डक्टिस आर्टरियोरिस है वो बंद नहीं होता, वो खुला का खुला ही रहता है। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये दोनों का ब्लड जो है वो मिक्स अप होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है।